कराची की तंग गलियां, लियारी का वो बदनाम इलाका, और एक नाम जो वहां की दीवारों में शायद आज भी गूंजता है, रहमान डाकैत। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर कहते हैं पुलिस के सायरन भी तेज हो जाते थे। सियासतदानों के पसीने छूट जाते थे, और उसी इलाके के जो गरीब थे उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी। बिल्कुल। आज हमारे पास जो भी जानकारी और लेख मौजूद हैं, हम उनके जरिए इसी उलझी हुई शख्सियत की कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। और ये समझना जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं है। नहीं, ये लियारी की उस जमीनी हकीकत का आईना है जहां गरीबी, नाइंसाफी और एक नाकाम सिस्टम मिलकर एक ही इंसान के अंदर एक हीरो और एक विलन दोनों को जन्म दे देते हैं। हाँ, मतलब एक ही इंसान, मसीहा और शैतान एक ही वक्त में कैसे हो सकता है? बिल्कुल। तो हमारा मकसद साफ है, इन स्रोतों के आधार पर रहमान के सफर को समझना, एक आम लड़के से जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनने तक, और फिर एक धोखे से उसकी कहानी के अंत तक। हाँ, ये जानने की कोशिश कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जो किसी को रॉबिन हुड बनाती हैं और किसी को आतंकवादी। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। रहमान का जन्म कराची के लियारी इलाके में हुआ था, जो उस वक्त भी गरीबी और बेरोजगारी के लिए ही जाना जाता था। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि उसका बचपन कोई फिल्मी नहीं था। उसने होश संभालते ही अपने चारों तरफ भूख देखी, लाचारी देखी, पुलिस की ज्यादतियां देखी। और यही माहौल था जो उसके वजूद का, उसकी शख्सियत का हिस्सा बन रहा था। बिल्कुल। और माहौल तो इंसान की सोच को शक्ल देता ही है। हाँ, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। वो क्या था? एक लेख में इस घटना का जिक्र है कि उसके परिवार के एक करीबी को गैंग वॉर में मार दिया गया था। अच्छा। और जब परिवार इंसाफ के लिए पुलिस के पास गया तो उनकी एफआईआर तक लिखने से मना कर दिया गया। मतलब सिस्टम ने मदद करने से पहले ही दरवाजा बंद कर दिया। बिल्कुल। सोचिए उस परिवार की बेबसी। पर मुझे ये बताइए, जो हमारे स्रोत हैं, क्या उनके हिसाब से ये कोई अनोखी घटना थी या लियारी में ये आम बात थी? यही तो इस कहानी का सबसे अहम पहलू है। ये कोई अनोखी घटना नहीं थी। नहीं थी? नहीं, ये उस दौर में लियारी की सच्चाई थी। सिस्टम पर से भरोसा उठ चुका था, और शायद उसी दिन उसी पुलिस स्टेशन की सीढ़ियों पर रहमान के दिमाग में ये बात पत्थर की लकीर बन गई कि इंसाफ कानून से नहीं, ताकत से मिलता है। हाँ, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, ये उसके तजुर्बे से निकला हुआ एक कड़वा सच था। जब आपकी हिफाजत के लिए बना सिस्टम ही आपको ठुकरा दे तो इंसान कानून को अपने हाथ में ले लेता है। बिल्कुल। और यहीं से उसने अपना रास्ता चुन लिया। शुरुआत में, जैसा कि कुछ लेख बताते हैं, वो बस अपने मोहल्ले के लोगों को दूसरी गैंग से बचाता था, एक लोकल प्रोटेक्टर जैसा। पुलिस की ज्यादतियों से भी बचाता था। लेकिन वो इस दलदल में धंसता कैसे चला गया? एक मोहल्ले का रखवाला कराची का सबसे बड़ा सरदर्द कैसे बन गया? क्योंकि कराची की सियासत और अंडरवर्ल्ड का एक बहुत गहरा रिश्ता है। हाँ। जैसे ही उसने ताकत दिखानी शुरू की, वो बड़े खिलाड़ियों की नजर में आ गया। माफिया, स्मगलर्स और यहाँ तक कि कुछ सियासी ताकतें भी। वो उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। हाँ, वो एक छोटे मोटे गैंग लीडर से एक बड़ी मशीन का पुर्जा बन गया, और फिर धीरे धीरे वो खुद ही पूरी मशीन को चलाने लगा। लियारी की गैंग वॉर ने उसे और खूंखार बना दिया। तो यहाँ से कहानी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ रहमान का क्रिमिनल नेटवर्क एक ऑक्टोपस की तरह फैल रहा था। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो साफ बताती हैं कि वो स्मगलिंग, किडनैपिंग, हथियारों की तस्करी और जाहिर है गैंग वॉर, हाँ, इन सब में सर से पांव तक डूबा हुआ था। जब हम स्मगलिंग की बात करते हैं तो किस तरह की चीजें, क्या सोर्सेज में इसका कोई अंदाजा मिलता है? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट्स और लेख हैं वो इशारा करते हैं कि ये सिर्फ ड्रग्स तक सीमित नहीं था। अच्छा। हथियारों की तस्करी एक बहुत बड़ा हिस्सा थी जो गैंग वॉर को हवा देती थी। इसके अलावा ईरान बॉर्डर से सामान की तस्करी और शहर के बड़े कारोबारियों से प्रोटेक्शन मनी वसूलना, एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क, बहुत बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड। वो लियारी का अनऑफिशियल किंग बन चुका था। एक ऐसा नाम जिससे पूरा शहर डरता था। ये तो हुई सिक्के की एक साइड। हाँ, लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है सिक्के की दूसरी साइड। उसी लियारी की गलियों में उसकी एक बिल्कुल अलग पहचान थी, एक मसीहा की, एक मददगार की। और ये कोई दिखावा नहीं था। हाँ। ये उसकी शख्सियत का एक अहम हिस्सा था। सोर्सेज में कई किस्से भरे पड़े हैं।
जैसे कि वो अपने इलाके के लोगों के इलाज का पूरा खर्च उठाता था, गरीब लड़कियों की शादी में मदद करता था, जिन परिवारों का कोई कमाने वाला नहीं होता था उनके घर का किराया और राशन तक का इंतजाम करता था। तो नहीं रही होगी, नहीं, क्योंकि सिर्फ पैसा किसी को इतना वफादार नहीं बनाता कि लोग एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के लिए अपनी जान दांव पर लगा दें। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं था, वो लोगों के दुख सुख में शरीक होता था। अच्छा, वो शादियों में और जनाजों में एक बड़े भाई या मोहल्ले के बड़े की तरह खड़ा रहता था। उसने लोगों को इज्जत दी। इज्जत। हाँ, जब सरकारी सिस्टम किसी गरीब को सिर्फ एक फाइल नंबर समझता है और एक डाकू उसे नाम से बुलाकर उसका हाल पूछता है तो वफादारी खुद ब खुद पैदा हो जाती है। बिल्कुल, उसने वो खाली जगह भर दी थी जो सरकार ने सालों से छोड़ रखी थी। तो एक तरफ वो सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा है और दूसरी तरफ उसी इलाके के लोगों के लिए सबसे बड़ा सहारा। ये जो विरोधाभास है ये कमाल का है। लेकिन सरकार और पुलिस इस पैरेलल सिस्टम को कैसे देख रही थी? जाहिर है ये उन्हें मंजूर तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, ये तो होना ही था। रहमान पर सैकड़ों केस दर्ज किए गए। सैकड़ों? हाँ, उसे आधिकारिक तौर पर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया गया और उसके सर पर भारी इनाम रखा गया। पुलिस ने ऑपरेशंस भी किए होंगे? कई बड़े बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए। कई बार तो मीडिया में खबरें भी आईं कि रहमान डाकैत पकड़ा गया या मारा गया। लेकिन वो हर बार बच निकलता था। हर बार। मुझे जो चीज समझ नहीं आ रही वो ये है कि इतना बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद पुलिस उसे पकड़ क्यों नहीं पा रही थी? क्योंकि उसे अंदर से मदद मिल रही थी। अंदर से? हमारे पास जो जानकारी है वो साफ इशारा करती है इस तरफ। ये कनेक्शन कितने गहरे थे ये कहना मुश्किल है। मतलब कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले? शायद उससे भी ज्यादा। सोर्सेज इशारा करते हैं कि उसके तार सियासी पार्टियों और ताकतवर लोगों तक जुड़े थे। अच्छा। उसे पुलिस के हर ऑपरेशन की खबर पहले ही मिल जाती थी। तो वो सिस्टम से सिर्फ लड़ नहीं रहा था? नहीं, वो उस सड़े हुए सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। अच्छा। और उसकी खामियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। वो एक तरह से सिस्टम का ही प्रोडक्ट था। और इस टकराव का नतीजा बहुत खूनी रहा होगा। लियारी गैंग वॉर। बहुत भयानक। ये नाम सुनती ही एक खौफनाक तस्वीर जहन में आती है। आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा था? लियारी एक जंग का मैदान बन गया था। दिन दहाड़े गोलियां चलती थी। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरते थे। सैकड़ों बेगुनाह लोग इस गैंग वॉर की भेंट चढ़ गए। गलियों में खून बह रहा था। तो ये वो वक्त था जब रहमान डाकैत का नाम लियारी के लोगों के लिए भी डर का दूसरा नाम बनने लगा था। बिल्कुल, उनका मददगार अब उनकी बर्बादी की वजह भी बन रहा था। ये एक ऐसा चक्र था जिसमें सब पिस रहे थे। हर कहानी का एक अंत होता है और रहमान की कहानी का अंत धोखे से लिखा गया। साल था 2009। एक रात जब वो अपने कुछ सबसे भरोसेमंद साथियों के साथ कहीं जा रहा था। और जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, धोखा हमेशा किसी करीबी से ही मिलता है। बिल्कुल। कहते हैं कि उसी के एक साथी ने पैसे और सरकारी माफी के लालच में उसकी लोकेशन पुलिस को लीक कर दी। मतलब वो शायद ये भूल गया था कि रहमान की ताकत ही उसकी लोगों में पकड़ थी, और जब वो पकड़ कमजोर हुई तो वो भी कमजोर हो गया। उस आखिरी मुठभेड़ के बारे में सोर्सेस क्या बताते हैं? क्या वो एक आम पुलिस एनकाउंटर था? नहीं, वो एक जंग थी। एक लेख में उसे घंटों चली भयानक मुठभेड़ बताया गया है। घंटों चली? हाँ। पुलिस की स्पेशल टीमों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। दोनों तरफ से रॉकेट लॉन्चर्स और भारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। बाप रे। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल गया था। लोगों ने अपनी जिंदगियों में ऐसी फायरिंग नहीं सुनी थी। और जब वो गोलियों की आवाज थमी तो रहमान डाकैत की कहानी भी खत्म हो चुकी थी। वो मारा गया। उस दिन कराची की गलियां खामोश थीं। एक चैप्टर बंद हो गया था। लेकिन क्या उसकी मौत से लियारी में शांति आ गई? कुछ वक्त के लिए शायद हाँ, लेकिन उसकी मौत ने भी लोगों को उतना ही बांट दिया जितना उसकी जिंदगी ने बांटा था। मतलब? कुछ लोगों के लिए एक आतंकवादी का अंत हुआ था, उन्होंने जश्न मनाया। वहीं लियारी के कुछ घरों में उस दिन शायद चूल्हा नहीं जला क्योंकि उनका रखवाला चला गया था। उसकी मौत भी एक सवाल छोड़ गई। तो इन सब के बाद जब हम आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो रहमान की विरासत क्या है? हमारे पास जो भी जानकारी है वो तो दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें पेश करती है। इन दोनों को एक साथ कैसे समझा जाए? समझना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। हमें दोनों तस्वीरों को बिना कोई पक्ष लिए देखना होगा। ठीक है। एक नजरिया है कानून का। उसके हिसाब से रहमान एक खूंखार अपराधी था, एक कातिल, एक स्मगलर, जिसने शहर का अमन चैन छीना, हिंसा फैलाई और सैकड़ों मौतों का जिम्मेदार था। हाँ, ये नजरिया बिल्कुल सीधा और तथ्यात्मक है। और दूसरा नजरिया जो लियारी की गलियों से निकलता है
वो नजरिया उसे हालात का शिकार और सिस्टम का बनाया हुआ एक बागी मानता है। उस नजरिए के लोग कहते हैं कि वो उन दबे कुचले लोगों की आवाज था जिन्हें सिस्टम ने हमेशा नजरअंदाज किया। उनके लिए रहमान वो था जिसने नाइंसाफी के खिलाफ हथियार उठाए, बिल्कुल। भले ही उसके तरीके गलत थे। बिल्कुल, वो उसे एक एंटी हीरो के तौर पर देखते हैं जिसे समाज ने खुद पैदा किया और फिर खुद ही उसे खत्म कर दिया। एक लेख में एक लाइन है जो शायद इस पूरी कहानी को समेट देती है। क्या? जब सिस्टम इंसाफ नहीं देता तब इंसान या तो टूटता है या फिर खुद कानून बन जाता है। रहमान डाकैत ने शायद दूसरा रास्ता चुना। और यही हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो एक ही वक्त में रक्षक भी था और भक्षक भी। हाँ, तो क्या किसी इंसान को सिर्फ उसके कामों से तौलना चाहिए या उन हालात को भी बराबर का वजन देना चाहिए जिन्होंने उसे वो काम करने पर मजबूर किया? एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल नहीं। और शायद यही वजह कि रहमान डाकैत की कहानी आज भी इतनी अहम और जिंदा है।